हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू करेंगे। एक पार्टनरशिप फर्म या फिर एक सोल प्रोप्राइटरशिप, इन दोनों का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि जो फाइनल अकाउंट बनाया जाता है वो एक तरह से बनाया जाता है, और जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा अलग है। कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनाया जाता है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म, इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन चीज बनाए जाते हैं। ये तीनों हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाए जाते हैं और कंपनी के लिए वर्टिकल फॉर्मेट। तो मैं ये जो आज करा रहा हूं, शुरू करा रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो क्योंकि ये जो आपका ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए एक जैसा ही होता है। तो मेनली जो ये है, हम जो सिलेबस कवर कर रहे हैं क्लास 11th के लिए और बीकॉम में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उनके लिए, तो दोनों में सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने ब्रैकेट में फाइनल अकाउंट भी बोला है, ये फाइनल है। ये एट द एंड ऑफ ईयर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? साल के एंड में। हमने शुरू में ही जब अकाउंटिंग का डेफिनेशन समझा था तो वहीं पे हमने बात किया था कि कोई भी ये जितना रिकॉर्डिंग किया जाता है हमें लिख के रखते हैं, किस लिए? ताकि हम ये देख सके कि साल के एंड में हमारा कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, हमने इतना पैसा यहाँ लगाया है तो इससे इतना फायदा या घाटा, ये सारा कुछ देखने के लिए। तो हमें ये देखने के लिए फाइनल अकाउंट जो बनाया जाता है उसमें क्या क्या बनाया जाता है? उसमें तीन चीज बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और तीसरा बैलेंस शीट बनाया जाता है। यही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट। अच्छा, इसको बनाने में ना बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ट्रेडिंग में कौन सा आइटम जाएगा, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अभी मैं बस एक चार्ट के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं और वो चार्ट से ही क्लियर हो जाएगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन ही नहीं बचेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आइटम को भेजना है और कौन से प्रॉफिट एंड लॉस में। देखने में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तो लिख दिया है, वो बस उसके कुछ वर्ड्स हैं वो मैंने समझाने के लिए लिखा है। अदरवाइज यहीं पे मैं एक चार्ट बना रहा हूं, वो चार्ट से ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो जरा चार्ट देखते हैं। एक बात बताइए, ट्रेड करना, तो ट्रेडिंग कहां से शुरू होता है? शुरू होता है या तो सामान, अगर आप बेचने का बिजनेस कर रहे हो कोई चीज, या तो वो सामान कहीं से आप खरीद के लाए होंगे या फिर आपने उस सामान को बनाया होगा। तो बनाया भी होगा तो उसको बनाने के लिए कोई चीज जो है रॉ मटेरियल तो बाहर से खरीद के लाए होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि मैं टेबल बना के बेचता हूं, तो टेबल बनाने के लिए मैंने इसके लिए लकड़ी, वुड तो बाहर से खरीद के लाया होगा ना, तो उसको कहते हैं रॉ मटेरियल। क्या कहते हैं दोस्तों? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल मैं जिससे खरीदता हूं उसको कहते हैं सप्लायर। क्या कहते हैं दोस्तों? सप्लायर। तो सप्लायर से जो सामान खरीद के लाऊंगा वो कहां पे लेके आऊंगा? मैं फैक्ट्री में लेके आऊंगा। अब मैंने सप्लायर से सामान खरीदा और यहां से फैक्ट्री तक लाने के कुछ तो खर्चा होगा ना, उसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड। क्या कह सकते हैं? कैरेज इनवर्ड कह लीजिए या फिर फ्रेट इनवर्ड कह लीजिए, ठीक है ना। तो ये लाने का, कैरी करके लाने का, इन यानी कि मैंने सामान को इन करने का खर्चा, कैरेज इनवर्ड। अच्छा, तो ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे परचेज हो के आ गया गुड्स। क्या ये परचेज हो गया है? गुड्स। पहले से भी कुछ सामान बचा होगा, ऐसा तो है नहीं कि इस साल जो मैं खरीद के लाया हूँ रॉ मटेरियल सारा इसी साल खत्म हो जाएगा, इस साल का जो है बच जाएगा साल के एंड में, तो अगले साल का ओपनिंग, इस साल का क्लोजिंग, तो कुछ स्टॉक होगा पहले से बचा हुआ। और उसके बाद मैं परचेस करके लाया सामान और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा खर्चा हुआ होगा फैक्ट्री में, ठीक है। अब बहुत सारा खर्चा हुआ तो ये क्या हो गया? बन के तैयार हो गया फिनिश गुड्स। क्या हो गया? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये फिनिश गुड्स के बाद इसको हम कहाँ पे भेजेंगे? गोडाउन में भेजेंगे। तो गोडाउन में अगर हम भेजते हैं तो ये गोडाउन है। गोडाउन के बाद कहाँ भेजेंगे इसको? शोरूम में भेजेंगे सर। और शोरूम में भेजने के बाद ये शोरूम है। अब शोरूम से कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा कस्टमर के पास। किसके पास जाएगा? कस्टमर। तो इसका मतलब ये प्रोसेस होता है।
हमने सप्लायर से सामान खरीदा, फैक्ट्री में सामान बनाया, फिर उसको गोडाउन में भेजा और गोडाउन के बाद शोरूम में, शोरूम के बाद हम कस्टमर के पास हमने बेच दिया कस्टमर को। तो ये पूरा प्रोसेस है। आप सर इससे क्या लेना देना? हाँ जी, लेना देना है। हम जो ट्रेडिंग की बात करते हैं, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट में बात करते हैं ना, हम सिर्फ फिनिश गुड्स तक के, सामान को बनने तक के जो खर्चा होता है वही सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। 100 बातों की बस एक ही बात है कि सामान खरीदने से लेकर, रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर फिनिश गुड्स सामान बनने तक जो भी खर्चा होगा, ये सारे के सारे खर्चे को कहते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस। क्या कहते हैं? फैक्ट्री एक्सपेंस कह लीजिए, या फिर इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब ये यहां से यहां तक के जो खर्चे हैं वो किस किस टाइप के होते हैं मैंने बता दिया। सामान खरीदने से लेकर बनने तक के जो भी खर्चा है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, और वही खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अब यहां से यहां तक के सर कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं देखते हैं जरा। पहले अब यहीं तक देखते हैं, उसके बाद अभी और खर्चे हैं जरा देखेंगे। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो मेरे पास ये फैक्ट्री में पहले का सामान होगा जो पिछले साल मैंने खरीदा था, बचा रह गया। तो बचा रह गया, अगर मान के चलिए पिछले साल का बचा हुआ, अगर वो बचा ना होता तो उतना इस साल मुझे खरीदना पड़ता ना, तो नहीं खरीदा, तो पिछले साल वाला तो इस साल के लिए एक्सपेंस माना जाएगा ना। हाँ सर। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, कमाल है। उसके बाद परचेज करके लाएंगे हम गुड्स, तो गुड्स खरीद के लेके आएंगे। हाँ जी, गुड्स खरीद के लेके आए। अब कुछ खरीदा हुआ सामान कई बार डिफेक्टिव आ जाता है तो हम उसको वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो जब सामान खरीद के लाएंगे और वापस करेंगे तो उसको आउट कर रहे हैं, तो उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं या फिर रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। तो ये माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा नेट परचेज। क्या आ जाएगा दोस्तों? नेट परचेज। वेजेस एंड सैलरी, जो फैक्ट्री में जो काम जिससे हम करवाते हैं ना वर्करों से, उसको जो हम पेमेंट करते हैं उसको देते हैं वेजेस या फिर वेजेस एंड सैलरी। कमाल है। ठीक है सर, ये फैक्ट्री में जो काम करने वाले हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस, अब फैक्ट्री में जो होते हैं, ये फैक्ट्री में दो तरह के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट खर्चे भी होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे भी होते हैं। कितने लोग सीधा सीधा बता देते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में ना डायरेक्ट खर्चे आते हैं, डायरेक्ट खर्चे आते हैं, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस आता है ना जी ना। फैक्ट्री में फैक्ट्री के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही आते हैं। अब बस ये समझना है कि कौन सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आपको अभी नहीं समझना, बस इतना ध्यान रखना है कि हाँ वो खर्चा क्या फैक्ट्री से रिलेटेड है। अगर वो सामान बनने से पहले तक खर्चा है ना, बनने तक खर्चा है, तो ट्रेडिंग में लिख दो, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, बस इतना सा। तो सर डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, इस पे जो दिख रहा है इसको देख के जो पता लगाया जा सके कि इसको पे क्या क्या खर्चा आया है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे इसके लिए कुछ प्लास्टिक लगा होगा, इसको किसी वर्कर ने बनाया होगा तो लेबर चार्ज, ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके। अब कार्टेज, कैरेज इनवर्ड, यानी कि जो मैं सामान यहां से खरीद के जो यहां तक फैक्ट्री तक लाने का खर्चा होता है उसी को कहते हैं कार्टेज बोलिए, कैरेज बोलिए, या कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज, सबका मतलब एक ही है। ओके। फ्रेट या फ्रेट इनवर्ड, इसका मतलब एक ही है। देखिए कार्टेज, अगर हम कोई ठेला गाड़ी से अगर कोई सामान लेके आते हैं तो उसको कार्टेज बोलते हैं, और अगर हमने कोई गाड़ी टेम्पू व्हीकल से अगर लेके आए तो उसको कैरेज बोलिए। कैरेज इनवर्ड, इन करने का खर्चा, या फिर फ्रेट बोलिए, फ्रेट का मतलब ही भाड़ा ही होता है। तो फ्रेट या फ्रेट इनवर्ड यानी कि सामान लाने का भाड़ा। तो देखिए यहां से यहां लाने का, इन कर रहे ना, तो इसीलिए इन, तो इसका मतलब ये सारा का सारा मतलब एक ही है, इन सब का मतलब एक है। उसके बाद गैस, फ्यूल एंड पावर, बताइए फैक्ट्री में मशीन चलाते हो तो मशीन जो है बिजली से चल सकती है, गैस, उसके लिए पावर, मशीनरी, इन सब का यूज होता है ना। तो हम यहाँ पे खर्चे देखने हैं, तो क्या क्या मशीनरी को चलाने में खर्चा हो सकता है, गैस लग सकता है, फ्यूल लग सकता है, पावर मतलब बिजली लगता है। ओके। कार्गो एक्सपेंस, अब कई बार होता है कि हम कार्गो समुद्र के थ्रू लाते हैं। कार्गो आपने देखे होंगे ना कि बड़े बड़े गाड़ियों से सामान लेके आते हैं, तो ठीक है ना, तो कार्गो के एक्सपेंस हो गया। शिपिंग एक्सपेंस, शिपिंग एक्सपेंस आप शिपमेंट का खर्चा होता है ना। अब जरूरी तो नहीं है कि हम एक ही इंडिया में रहते हैं, इंडिया में फैक्ट्री है तो इंडिया में ही सामान बनाएंगे, इंडिया में ही बेचेंगे। इंडिया से बाहर से भी तो सामान खरीद सकते हैं, इंडिया से बाहर भी तो बेच सकते हैं ना। हाँ सर। तो अगर बाहर से फॉरेन कंट्री से अगर हम सामान खरीदते हैं या फिर समुद्र के रास्ते से अगर हम कोई सामान यहां से वहां लाते हैं तो फिर उस पे जो खर्चा होता है वो शिपमेंट एक्सपेंस, ये शिपिंग का कुछ खर्चा होता है।
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस, यानी यहाँ पे और भी फैक्ट्री में छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन एक्सपेंस कहते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री में बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। फैक्ट्री में ट्यूबलाइट लगे होंगे, पंखे चल रहे होंगे, तो फैक्ट्री में पंखे चल रहे हैं तो उसकी लाइटिंग होगा, फैक्ट्री का रेंट हो सकता है। और हाँ, अगर फैक्ट्री जो बिजली मशीनरी के लिए कंज्यूम किया जाता है, मशीनरी के लिए जो बिजली लगता है उसको हम लाइटिंग नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे पावर। क्या बोलेंगे? पावर। तो यहाँ नॉर्मल बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा चलता है तो उसका लाइटिंग का खर्चा मानेंगे, रेंट बोल देंगे, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बोल देंगे। डॉक चार्जेस, आप कई बार समुद्र, बाहर से समुद्र के रास्ते से आप सामान लेके आए हो, तो अगर रास्ते रोड से बाई रोड लेके आते हो तो कैरेज, इनवर्ट, फ्रेट, ये सब वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना। और अगर जैसे बाहर से हम समुद्र के रास्ते से लाए हैं तो जहां पे समुद्र के किनारे में उतारोगे सामान, अनलोड करोगे, तो वहां पे किसी ना किसी का तो लैंड होगा ना, जमीन होगा समुद्र के किनारे, तो वो उतारने देगा नहीं ना, आपको उसको बदले में कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो पेमेंट करते हैं ना उसको डॉक चार्जेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक चार्जेस, ठीक है ना। ये डॉग नहीं है, डॉक अलग है, डॉक चार्जेस पेमेंट करना पड़ता है। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, अब बाहर से अगर दूसरे कंट्री, सपोज यूएसए, ब्रिटेन, यूके, कहीं से भी अगर दूसरी जगह से सामान खरीद के लेके आते हो तो उस पर सरकार जो है टैक्स लगा देती है। बाहर कहीं से भी खरीद के लेके आओ ना तो उस पर सरकार टैक्स लगा देती है ताकि आप बाहर से ना खरीदो, कम खरीदो। इंपोर्ट ड्यूटी, आप कम ज्यादा वो ध्यान नहीं देना है। बाहर से अगर हम फॉरेन कंट्री, दूसरे कंट्री सामान खरीद के लाते हैं तो उसमें सरकार कुछ टैक्स लगा देती है, उसको इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी है। तो मैंने क्या बोला, सामान खरीदने से लेकर बने तक सारे खर्चे यहाँ आएगा। आप सामान खरीदने वाला जरूरी नहीं कि इंडिया से खरीदे, अगर इंडिया से बाहर से अगर हमने खरीदा है तो क्या क्या लग सकता है? डॉक चार्जेस हो सकता है, इंपोर्ट एंड कस्टम ड्यूटी हो सकता है, शिपिंग, कार्गो, ये सारा कब खर्चा होगा? जब हम बाहर से खरीदेंगे सामान। कमाल है ना। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ये रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान के चलो मैंने ये रेंट पे लिया है ये जमीन, ठीक है ना। अब ये जमीन रेंट पे लिया है और ये जमीन को मैं खोद के मिट्टी निकाल रहा हूं और इस मिट्टी से मैं ब्रिक्स बना रहा हूं, ईंट बना रहा हूं। अब सोचिए कि ये जमीन मेरा है क्या? नहीं सर, मैंने किसी से रेंट पे लिया, तो रेंट तो मैं दे रहा हूं, अब साथ में उसका ही रिसोर्सेस, यानी जिसका लैंड है उसका रिसोर्सेस यूज करके मैं बिजनेस कर रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं। तो बदले में बताओ, उस जमीन मिट्टी के बदले में मुझे पैसा देना पड़ेगा ना? हाँ जी, तो उसको कहते हैं रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। दूसरे भाषा में अगर मैं बताऊं तो बुक्स, जैसे कि अगर कोई भी फेमस बुक है, जैसे कि आपने टी.एस. ग्रेवाल का नाम सुने होंगे। क्या आपने सुने होंगे? टी.एस. ग्रेवाल का नाम आपने सुने होंगे। तो टी.एस. ग्रेवाल क्या है? बुक का राइटर है और इसका पब्लिशर कौन है? सुल्तान चंद। कौन है? सुल्तान चंद। तो किताब छापता कौन है? सुल्तान चंद छापता है, ठीक है ना। तो पूरा किताब को प्रिंटिंग में जितना खर्चा होता है वो सुल्तान चंद का खर्चा है, टी.एस. ग्रेवाल का कोई लेना देना नहीं, कोई खर्चा नहीं है। अब बताइए, सुल्तान चंद जो है किताब छाप के बेच रहा है, बना रहा, बेच रहा है और बेच के प्रॉफिट कमा रहा है, तो क्या ये प्रॉफिट सारा सुल्तान चंद का होगा? क्या उसमें टी.एस. ग्रेवाल का कोई हिस्सेदारी नहीं है? होना चाहिए ना, क्योंकि अब बताओ टी.एस. ग्रेवाल ने किताब को लिखा है, अगर ये किताब ना लिखा होता तो क्या ये किताब छाप के पैसा कमा पाता मार्केट से? नहीं ना। तो इसका मतलब ये जो कमा रहा है सुल्तान चंद, जो पब्लिशर है, वो किसकी वजह से? टी.एस. ग्रेवाल से की वजह से। तो इसका मतलब टी.एस. ग्रेवाल को कुछ देगा, टी.एस. ग्रेवाल की वजह से ही तो किताब छाप रहा है ना, प्रोडक्शन कर रहा है किताब का। हो, तो इसका मतलब इस प्रोडक्शन से रिलेटेड इसको कुछ देगा, तो इसी को कहते हैं रॉयल्टी। क्या कहते हैं? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। यानी कि इस टी.एस. ग्रेवाल ने किताब को लिखा है तो इसके बदले में इसको कुछ देना पड़ेगा, 30%, 40%, जो भी प्रॉफिट का हिस्सा है वो इसको देना पड़ेगा। कौन देगा? सुल्तान चंद। तो सुल्तान चंद के बुक में जब हम एंट्री करेंगे तो इस सुल्तान चंद ने जो टी.एस. ग्रेवाल को जो पेमेंट किया है ना, उसी को कहते हैं रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। कई बार कमीशन ऑन परचेज, कई बार हमको डायरेक्टली सामान नहीं मिलता है, कोई एजेंट से बात करता हूँ, भाई यार मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, मुझे मिल नहीं रहा ये पार्ट, जरा कहीं से खरीदवा दो, तो बोलता है ठीक है मैं खरीदवा दूंगा, कमीशन चाहिए मुझे, मैं तो कमीशन खोर हूँ, मुझे तो कमीशन से लेना देना है, ठीक है मैं कमीशन दे दूंगा। तो बताओ, सामान खरीदने से रिलेटेड है ना एक्सपेंस, तो ये भी आएगा कमीशन ऑन परचेज। कमाल है ना। तो ये सारे के सारे एक्सपेंस जो है सामान खरीदने से लेकर बनने तक के खर्चा है, तो इसी को हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। बस इतना ही याद रखना, यही खर्चे हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है सर। अब इसके बाद के जो खर्चे होते हैं वो फिर कौन कौन से खर्चे होते हैं?
आप फिनिश गुड, सामान बन गया, बनने के बाद गोडाउन में ले जाओ, गोडाउन से शोरूम में ले जाओ या शोरूम से कस्टमर तक पहुंचाओ, तो ये सारे खर्चे को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूशन। और जो शोरूम में खर्चा होता है उसको कहते हैं सेलिंग एक्सपेंस। और जो ये सामान बने हुए सामान को कैरी करने का खर्चे को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं इसको अगर एक बार क्लब कर दूं तो इसको कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अच्छा, तो ये एक्सपेंसेस नंबर 1 है, एक्सपेंसेस नंबर 3 है। सर ये दूसरा 3 लिख दिया, दूसरा नंबर का है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों खर्चे को मैंने एक साथ क्लब कर दिया। सर दूसरा खर्चा कौन सा है? अब बताइए, ये ओवरऑल एक बिजनेस है, ये मैनेजमेंट है, तो ये पूरा ओवरऑल बिजनेस मैनेजमेंट का भी तो एक खर्चा होगा। आपने अकाउंटिंग, ये रिकॉर्डिंग सीखी हो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हो, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या फैक्ट्री में अकाउंटेंट बनाएगा? फैक्ट्री में मशीन के नीचे खड़ा हो जाएगा, मशीन के साइड में, चलो भाई मुझे रिकॉर्ड करने दो, या शोरूम में बैठेगा कि भाई चल सामान उधर बेच, उधर अकाउंटेंट बैठा है। इसके लिए एक अलग से ऑफिस स्टाफ बनाना पड़ेगा ना, ऑफिस लेना पड़ेगा ना। हाँ सर, उसके लिए एक ऑफिस अलग से लेना पड़ेगा, तो उसके लिए ऑफिस लेना पड़ेगा, तो ऑफिस स्टाफ, इसका मतलब इस पूरे को एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा, इसको मैनेज करने वाला भी कुछ खर्चा होता है। तो इस पूरे बिजनेस को ओवरऑल को मैनेज करने वाला खर्चा जो होता है उसको कहते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। हाँ जी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये एक्सपेंस नंबर 2 है। और एक बात और बता दूं कि सामान जो डायरेक्ट एक्सपेंस की जो बात होती है ना, सामान खरीदने से बनने तक यानी फैक्ट्री तक में, यहीं पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। इसके बाद के यानी इसके बाद ये खर्चा सारे के सारे इनडायरेक्ट है। कमाल है ना। अच्छा, तो ये जो खर्चा नंबर 2 और ये जो खर्चा नंबर 3 है ना, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर हो गया? इसका मतलब एक्सपेंस को मैंने 3 पार्ट में बांटा। एक सामान खरीदने से बनने तक के सारा का सारा खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड। अब इसके बाद सामान बन गया, एक बार बनने के बाद जो मर्जी खर्चा कर लो, जो मर्जी घाटा लॉस जितना कुछ भी है वो सब दुनिया का खर्चा घाटा कहाँ जाएगा? वो सब जाएगा P&L अकाउंट में, चाहे वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे ऑफिस के जो स्टाफ होते हैं, जो अकाउंटिंग करते हैं, जो अकाउंटेंट होता है, जो फर्म या कंपनी का CA होता है, इन सबको जो सैलरी दी जाती है, ये जो खर्चे होते हैं, ये इस खर्चे को क्या कहते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। कमाल है ना। तो बस मुझे यही बताना था, बस इतना। ट्रेडिंग अकाउंट में ये आएगा और इसके अलावा बाकी सब P&L अकाउंट में जाएगा। पूरी दुनिया का बोझ कौन उठाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। पूरी दुनिया का बोझ कौन उठाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कमाल है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो मैंने किस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाता है, ये मैंने बताने की कोशिश किया है। और बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होगा, इन सब का डिटेल मैं आपको, इसका सबका नोट्स जो है इन सब का फॉर्मेट का मैं टेलीग्राम चैनल पार्थ शिक्षा पे मैं दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आ गया कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में सिर्फ 2 ही आइटम नॉर्मली आता है, नॉर्मली 2 ही आता है, एक सेल्स और दूसरा सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं। सामान हमने बेचा तो बेचने से पैसा आया सेल्स। अब कई बार डिफेक्टिव सामान आता है तो वापस आ जाता है ना, तो बिका हुआ सामान वापस आ गया इन, तो उसको रिटर्न इनवर्ड भी कह सकते हो या सेल्स रिटर्न भी कह सकते हो, तो ये आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक एज ए इनकम ट्रीट किया जाता है। क्या ट्रीट किया जाता है दोस्तों? इनकम। तो बस अब ये क्रेडिट साइड का मैं टोटल करूंगा, उसमें से ये सारा खर्चा घटा दूंगा। देखो ये पूरा का पूरा जो है, मैं सामान बेचने से पैसा कमाया। हाँ सर, आपने कहा कि ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ सामान बनने तक के खर्चे को लिखते हैं। हाँ, खर्चे बनने तक ही मैंने लिखा है, तो सर सेल्स क्यों लिखती हो? एक बात बताओ, ट्रेडिंग में मैंने मेन जो ट्रेडिंग है उससे मैंने कितना कमाया? तो मेरा मेन ट्रेडिंग क्या है? सामान को बेचना। हाँ, तो सामान को कितने में बेचा और उसको बनाने में कितना खर्चा हुआ, तो सेल्स में से ये घटा जोड़ के क्रेडिट साइड का अगर ये सारे खर्चे घटा दूं तो उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको बोलेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट। ये कैसे आएगा? ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। कमाल है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा सर, इसको ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बोलते, नेट प्रॉफिट क्यों नहीं? क्योंकि सामान को बनाने तक के खर्चे को ही मैंने माइनस किया इस सेल्स में से।
खर्चे भी और भी तो है सर, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के भी खर्चे हैं सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी तो खर्चे हैं, यानी कि फैक्ट्री के बाद भी तो खर्चे होते हैं। तो क्या ये जो सामान जो मैंने बेचा है सेल्स में, इसमें से ये तीनों खर्चे जब माइनस कर दूंगा तो जो आएगा वो मेरा नेट प्रॉफिट होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। मैं एक क्वेश्चन कराता हूं मैं अपने नोट्स का, जिसमें मैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के अंदर मैं वो करा दूं, और बिल्कुल एक फॉर्मेट बस ये जो बताया हूं बस उसको मैं वहां पे उतार दूंगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। एक फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, हम अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू मैं इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी दोबारा से समझा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी इसी क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये जो असाइनमेंट है इसका मेरे पार्थ शिक्षा टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF फॉर्म मिल जाएगा, आप वहां से PDF डाउनलोड कर लीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज इसका नहीं है। इसमें टोटल 22 क्वेश्चन है और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करूंगा मैं यहीं पे कराने का, और उससे कुछ सिमिलर होगा वो आपके लिए होमवर्क होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, और इसको करने का तरीका क्या है, बहुत आसान है। जो जो आइटम है बस आइटम को पहचानना है और सीधा सीधा उसकी पोस्टिंग कर देनी है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर एक साथ आपने लिख दिया है। आपने बताया है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट। तो सर इसको दोनों का आपने कंबाइन क्यों? मैंने यहाँ पे नाम एक साथ लिखा है ताकि दोबारा दो बार फॉर्मेट ना बनाना पड़े। इसी को मैं 2 पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा, यानी कि आधा जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो ट्रेडिंग का सारा आइटम लिखा जाएगा, और नीचे जो लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी दोबारा से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना लिखना पड़े, ठीक है ना। तो इसीलिए जब मैं ऊपर हेडिंग लिख दूं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आधे पार्ट ऊपर वाले पार्ट में ट्रेडिंग में जो अभी बताया वो पूरा डिटेल लिखेंगे, और नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये बैलेंस शीट का है। तो चल जल्दी से बस सीधा एसेट्स में क्या आता है आपको पता ही है, लायबिलिटी में क्या आता है वो भी पता है। अब लायबिलिटी में क्या, सबसे पहले यहाँ पे एक रूल है, उसके हिसाब से मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल में अगर कोई प्रॉफिट होता है तो प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट, और अगर लॉस होता है तो माइनस करेंगे नेट लॉस। जो भी आएगा उसको प्लस माइनस करने पर उसमें से ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे। मैंने बताया था ना, जब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन सीखा था तो कैपिटल में प्रॉफिट प्लस होता था, लॉस माइनस, और ड्राइंग्स माइनस होता था, ठीक है ना। क्योंकि ड्राइंग्स का मतलब होता है बिजनेस का कोई भी चीज आपने पर्सनल पर्पस के लिए ले गए हो तो उससे उसकी आपकी कैपिटल कम हो जाती थी ना। हाँ जी, जैसे एग्जांपल के लिए आपने हाउस से, अपने घर से बिजनेस में 100 रुपए लेके आए, तो ये 100 रुपए को क्या कहते हैं दोस्तों? कैपिटल। अब मान के चलो 100 रुपए में से आप घर पे लेके चले गए 10 रुपए। क्या लेके चले? कितने रुपए लेके चले गए? 10 रुपए। तो अब बताओ बिजनेस में आपका कितना पैसा लगा हुआ है? सर 100 लेके आया था तो कैपिटल था 10 चला गया, तो अब 90 रुपए रह गया ना। तो 90 कैसे डिफाइन करोगे? कैपिटल में से 10 रुपए घटा दोगे, तभी तो आपका 90 रुपए कैपिटल बचेगा। तो वो जो 10 रुपए लेके गए हो वो उसे क्या कहेंगे? ड्राइंग्स कहेंगे, ठीक है सर। तो जल्दी से इसके अलावा बाकी जितने भी एसेट्स है बाकी लायबिलिटी यहाँ, और ट्रेडिंग का खर्चे मैंने बता दिया, P&L का अभी देखते हैं। तो क्वेश्चन फटाफट 2 मिनट में पढ़ लेते हैं, 1 मिनट में क्या क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ बालाजी एंड कंपनी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। यानी कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है सर। क्या क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन? कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, सन्ड्री डेटर है, स्टॉक है 1/4/2022 का, फर्नीचर एंड फिक्चर्स है, ऑफिस इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, मोटर कार है, सन्ड्री क्रेडिटर है, लोन है, डिविडेंड रिसीव है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, सैलरीज है, रेंट फॉर गोडाउन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, रेट्स एंड टैक्सेस है, डिस्काउंट अलाउड ऑन टू डेटर है, डिस्काउंट अलाउड फ्रॉम क्रेडिटर है, फ्रेट ऑन परचेज है, कैरेज आउटवर्ड है, ड्राइंग्स है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, जनरल ऑफिस एक्सपेंस है, बैड डेट्स है, बैंक चार्जेस है, मोटर कार एक्सपेंस है, कैपिटल अकाउंट है, और सबसे नीचे है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रुपए दे रखा है। कमाल है। तो अब एक एक करके फटाफट पोस्टिंग करते हैं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इसकी पोस्टिंग करने में। तो जल्दी से देखते हैं कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपका,
कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड आपका कहाँ आएगा, एसेट साइड। लिखिए आप 1400 रुपये। दूसरा है कैश एट बैंक 2600। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों एसेट से आपका सन्ड्री डेटर, क्या है, सन्ड्री डेटर। डेटर तो आप जानते ही हैं, जिसको हम उधार सामान बेचते पैसा लेना है, यानी कि एसेट्स है 86,000। अब सन्ड्री, सन्ड्री मतलब बहुत सारे, ठीक है ना, ओके सर। स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को स्टॉक बोले तो ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। कितना रुपए है ओपनिंग स्टॉक, सर ओपनिंग स्टॉक है आपका 62,000 रुपीज। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फर्नीचर का मतलब तो आपको पता है कि एसेट्स होता है, एंड फिक्चर्स, ये फिक्चर्स का मतलब क्या हो गया, फर्नीचर एंड फिक्चर्स 21,400। देखो जी, ये फिक्चर्स जैसे फर्नीचर है वो आप कहीं भी यहाँ वहां से कैरी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, बट आगे फिक्चर जोड़ दिया है, तो जैसे कि दीवार में अगर उस अलमारी को कोई भी फर्नीचर को फिक्स कर दिए तो वो क्या कहलाता है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। जैसे कि आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो जो वहाँ चेयर सोफे लगे होते हैं वो क्या यहाँ से वहाँ उठा के ले आ सकते हैं, नहीं ना, तो वो फर्नीचर एंड फिक्चर्स कहलाता है। नेक्स्ट है ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट एसेट्स है ना, हाँ जी, तो एसेट्स है, लिख लीजिए। कितने रुपए है ऑफिस इक्विपमेंट, 16,000 है सर। नेक्स्ट क्या है आपका, बिल्डिंग, बिल्डिंग भी एसेट्स है आपका, हाँ सर, एसेट्स है, लिख लीजिए। बिल्डिंग कितने रुपए का है, 60,000 रुपए का। नेक्स्ट है आपका मोटर कार, सर मोटर कार भी एसेट्स ही होता है, हाँ जी, फिक्स्ड एसेट्स है, लंबे समय तक हमको बिजनेस चलाने में हेल्प करेगा। सन्ड्री क्रेडिटर, सर सन्ड्री क्रेडिटर तो लायबिलिटी होता है, पेमेंट करना पड़ेगा। कितना रुपया सन्ड्री क्रेडिटर्स, 43,000। आपको मालूम है कि जितने एसेट्स होते हैं उनके डेबिट बैलेंस होते हैं, और जिनके जितने लायबिलिटी होते हैं उनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। लोन कितना है, लोन भी लायबिलिटी है ना, हाँ सर, लोन भी लायबिलिटी है 30,000 रुपये का। नेक्स्ट क्या है आपका, डिविडेंड रिसीव, रिसीव कोई इनकम है, इनकम दुनिया का कोई भी इनकम सब P&L अकाउंट में आएगा जी, क्रेडिट साइड। दुनिया का कोई भी इनकम, सेल्स को छोड़ के, सेल्स के अलावा आपके पास कहीं से भी पैसा आ रहा है ना, सारे के सारे पैसे आने वाले इनकम, फायदे सब P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दीजिए। कितना रुपए है, 3,000 रुपया। नेक्स्ट है आपका परचेजेस, सर परचेज तो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना है परचेजेस, 1,40,000 रुपये। इसमें से माइनस क्या करते हैं, परचेज रिटर्न। रिटर्न कितना है, अभी दे रखा है 2,600 रुपये, तो आ जाएगा यहाँ पे 1,37,400 रुपये। कमाल है। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। सेल्स, सर ये सेल्स एक लौता इनकम है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, जो कि है सेल्स। कितना रुपए है सेल्स, 2,30,000 रुपया, और इसमें से माइनस क्या करना है, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न है आपका 4,200 रुपये, माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2,25,800। उसके बाद यहाँ पे सैलरीज, मैंने क्या बताया था कि सर आपने बताया कि वेजेस तो ट्रेडिंग में आता है, वेजेस एंड सैलरी लिखा हो तो भी ट्रेडिंग में आता है, बट सैलरीज लिखा है। अगर आपको क्वेश्चन में वेजेस लिखा हो या वेजेस एंड सैलरी, अगर पहला नाम वेजेस आ गया ना तो हम ये मानेंगे कि फैक्ट्री का खर्चा है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। पर अगर पहले सैलरी लिख दे या फिर सैलरीज एंड वेजेस लिख दे, इस तरह से लिख दे, तो ये P&L का खर्चा है। क्योंकि जो ऑफिस में काम करने वाले होते हैं उनको हम जो पेमेंट करते हैं वो सैलरीज कहलाता है नॉर्मली, और जो फैक्ट्री में काम करने वाले होते हैं नॉर्मली उनको जो पेमेंट करते हैं वो क्या कहलाता है, वेजेस कहलाता है, ठीक है ना। तो वेजेस एंड सैलरी लिखा हो तो फैक्ट्री में ही आएगा, और अगर सैलरी एंड वेजेस है तो वो किस में आ जाएगा, वो आपका ऑफिस में आ जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है सर, सैलरी और ऑफिस, जो देखो ये किसी स्पेसिफिक नॉलेज क्वालिफिकेशन की वजह से जो पैसा कमाते हैं उसको सैलरी कहते हैं, उसको जो देते हैं। और अगर बिना स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं है, ऐसे हमने कोई एक्सपीरियंस से पैसा कमाता है तो उसको जो पेमेंट करते हैं वर्कर। फैक्ट्री में मैक्सिमम वर्कर होते हैं तो उनको जो हम देते हैं वेजेस, बट फैक्ट्री में भी कई बार होता है स्किल क्वालिफिकेशन वाले इंजीनियर इन सब की जरूरत होता है तो उनको पेमेंट करते हैं तो सैलरी, इसीलिए वजह से सैलरी हो सकता है तो फैक्ट्री में आ जाएगा। और ऑफिस में भी सैलरी हो सकता है, इंप्लॉय को जो देते हैं। वेजेस भी क्यों, क्योंकि ऑफिस में भी कई बार ऐसे होते हैं जैसे
प्यून हो गया, स्वीपर हो गया, उनको पढ़े लिखे ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं, तो उनको जो पेमेंट करेंगे वेजेस कह सकते हैं। तो इसीलिए सैलरी एंड वेजेस कहाँ जाएगा, पीएनएल में। तो यहाँ पे आपका पीएनएल में आपका आ गया, क्या आ गया, सैलरी आ जाएगा डेबिट साइड में, टू सैलरी 11,000। नेक्स्ट क्या है आपका, रेंट फॉर गोडाउन। गोडाउन कहाँ, गोडाउन बताइए, मैंने बताया था ना गोडाउन कहाँ, फैक्ट्री में सामान बनने के बाद का खर्चा है, तो गोडाउन कहाँ आएगा, पीएनएल में 5,500। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, हाँ जी, तो डेबिट साइड लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन। सर ये इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल से, मैंने क्या बताया, क्या ये सामान बनाने से रिलेटेड खर्चा नहीं है ना, तो सब पीएनएल में आएगा, बस लिखते जाओ। दुनिया का सारा खर्चा कहाँ, पीएनएल अकाउंट में। रेट्स एंड टैक्सेस सब कुछ क्या आएगा, यहीं पे आएगा। कितना है, रेट्स एंड टैक्सेज है आपका 2,100। देखिए जब तक कि कोई एक्सपेंस के आगे फैक्ट्री ना लगा दे, फैक्ट्री या फिर ये स्पेसिफाई ना करे कि बनाने से रिलेटेड खर्चा है, तो सब पीएनएल में, याद रखना। तो ये हो गया। अगला है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट, दुनिया का कोई भी खर्चा हो या घाटा हो, सब कहाँ पे आएगा, पीएनएल अकाउंट में ही आएगा। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड फ्रॉम क्रेडिटर। क्रेडिटर, हमने किसी से उधार सामान खरीदा, उसने हमें डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। क्या है ये, डिस्काउंट रिसीव्ड है। और डिस्काउंट रिसीव कितना रुपया है, 1,600 रुपया है। अगला फ्रेट ऑन परचेज। परचेज से रिलेटेड सारा खर्चा कहाँ, यहाँ आएगा, टू फ्रेट ऑन परचेज। फ्रेट ऑन परचेजेस जो है वो आपका 1,200 रुपये है। नेक्स्ट है आपका कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड, मैंने क्या सीखा कि परचेज सामान खरीदा हुआ सामान अगर फैक्ट्री में लाते हैं तो इन करने का खर्चा कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में चला जाएगा। बट अगर बना हुआ सामान अगर हम बाहर बेचते हैं, तो जैसे पिज़्ज़ा डिलीवरी करते हैं, पिज़्ज़ा वाले को फ्री हमें व्हीकल का तो यूज करना पड़ता है ना, जैसे पिज़्ज़ा का क्या होता है, फ्री डिलीवरी होता है ना, तो उस कंपनी या फर्म को वो खर्चा खुद ही बियर करना पड़ता है ना। तो सामान, बने हुए सामान को भेजने का खर्चा, कैरेज आउटवर्ड यानी भाड़ा आउट, सामान को आउट करने का खर्चा। तो मैंने क्या बताया, सामान खरीदने से बनने तक के जो खर्चा है वही ट्रेडिंग में आएगा। ये तो बनने के बाद का खर्चा है ना, बेचने से रिलेटेड खर्चा हो, बनने के बाद कोई भी खर्चा हो, सब कहाँ जाएगा, सब के सब पीएनएल में जाएगा। तो फ्रेट ऑन परचेज तो ऊपर आ गया, कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा, पीएनएल में। तो कैरेज आउटवर्ड 2,000 रुपये। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो मैंने यहाँ बताया था, ड्राइंग्स कितना रुपये है, 12,000 रुपये। मैं अमाउंट लिख दे रहा हूँ ट्रीटमेंट बाद में। प्रिंटिंग और स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है खर्चा है, एक्सपेंस, तो कहाँ जाएगा, पीएनएल में। दुनिया का सारा खर्चा कहाँ जाएगा, पीएनएल में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,800 रुपये। अगला है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी के आगे स्पेसिफाई नहीं किया कि किसका है, तो हम मानेंगे ऑफिस का है, से शोरूम का है, फैक्ट्री का नहीं। अगर फैक्ट्री का होता तो लिखा रहता फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ का मानेंगे, पीएनएल 2,200 रुपये। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम भी कहाँ पे जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम भी पीएनएल में ही आएगा। सर ये इंश्योरेंस तो फैक्ट्री का भी हो सकता है, हाँ फैक्ट्री का अगर इंश्योरेंस है तो लिखा रहेगा क्वेश्चन में, तो यहाँ लिखेंगे। इसमें नहीं लिखा है ना कि ये इंश्योरेंस किसका है, तो हम मानेंगे कि ऑफिस का या फिर शोरूम का या किसी और चीज का होगा, ठीक है ना, ओके। जनरल ऑफिस एक्सपेंस सब पीएनएल में आएगा, कहाँ जाएगा, जनरल एक्सपेंस। कितना रुपए है जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस 3,000 रुपये। और ये आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है 5,500 रुपये। अगला है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब भी घाटा होता है। मैंने क्या बताया कि दुनिया का कोई भी खर्चा, देखो सामान खरीदने से बनने तक के खर्चा तो यहाँ आ गया, और उसके बाद का जितना भी खर्चा या घाटा सब पीएनएल अकाउंट में डेबिट है। और सामान को बेचने से जो पैसा आएगा, रेवेन्यू यानी सेल्स, वो ट्रेडिंग में। और बेचने के अलावा किसी और सोर्सेस से आपकी इनकम जनरेट होती है, वो सारे के सारे इनकम फायदे क्रेडिट्स है पीएनएल अकाउंट में। बस इतना सही खेल है। तो बैड डेट्स कितना है, 2,000 रुपये। बैड डेट्स हो गया 2,000 रुपये। अगला है बैंक चार्जेस। क्या है, बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस भी खर्चा इधर ही आएगा, बोला सब यहीं पे आएगा, दुनिया का सारा खर्चा 1,600 रुपये हो गया। मोटर कार एक्सपेंस, मोटर कार एक्सपेंस भी यहीं पे आएगा, मोटर कार एक्सपेंस कितना रुपए है,
3600 रुपये। तो मोटर कार एक्सपेंस हो गया। कैपिटल है 1,62,000 रुपये। कितना है कैपिटल दोस्तों? 1,62,000। कमाल है ना। तो ये कंप्लीट हो गया है, बस पूरा खत्म हो गया। अब एक चीज रहता है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि नीचे है एडजस्टमेंट। तो ये क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आएगा। अभी तक के जो ऊपर ये ट्रायल बैलेंस गिवन था, तो ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम गिवन होगा उसका एक ही इफेक्ट होगा, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट साइड आएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट क्रेडिट साइड आएगा, या फिर बैलेंस शीट में या तो एसेट साइड या लायबिलिटी साइड, कहीं एक जाएगा। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो 3 अकाउंट है, तीनों 2 अकाउंट और एक बैलेंस शीट, तीनों में से कहीं एक ही जाएगा, 2 जगह नहीं जाएगा। पर ये एडजस्टमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाएगा। कितने जगह जाएगा? 2 जगह। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 44,000। तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा और दूसरा एसेट साइड में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 44,000। सर ये 2 जगह क्यों जाएगा? इसका जवाब जो है आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, जब मैं एडजस्टमेंट की कहानी कराऊंगा। अभी फिलहाल बस समझ लीजिए कि क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट होगा जो एडजस्टमेंट में होगा। अगले क्लास में हम एडजस्टमेंट का फुल डिटेल से समझेंगे कि एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट क्यों होता है, किसको कहते हैं एडजस्टमेंट, क्या होता है एडजस्टमेंट का मतलब। तो फिलहाल हमको क्या करना है कि हमको टोटल करना है। क्रेडिट साइड का जोड़िए, उसमें से घटा के अगर क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर क्वेश्चन में ये खर्चे ज़्यादा है और ये इनकम कम है तो उसको बोलेंगे ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो जरा आप टोटल करिए। टोटल किया 2,69,800 आया। डेबिट का टोटल किया तो 2,06,000 आया। घटा दिए तो बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका 69,200, 69,200। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है यही आपका आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इनकम। क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, बीडी भी लिख सकते हैं या सीधा सीधा आप लिख सकते हैं 69,200। अब यही वाले प्रॉफिट मैंने बताया ना कि बिजनेस के टोटल 3 खर्चे होते हैं नॉर्मली। एक होता है फैक्ट्री के खर्चे जिसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहते हैं, दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, और तीसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो इनकम एक ही है, सेल्स, मोटा मोटी इनकम तो सेल्स है। तो सेल्स में से तीनों खर्चा माइनस करेंगे तभी तो नेट प्रॉफिट होगा। तो सेल्स में से हमने अभी तक के एक ही खर्चा माइनस किया जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अभी 2 खर्चे और माइनस करने हैं ना? हाँ सर, सेल, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने क्रेडिट साइड लिखा। इसमें से और कुछ इनकम एक्स्ट्रा आ जाए तो उसको जोड़ दो। उसमें से 2 और खर्चे, ऑफिस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सारे खर्चे अगर माइनस कर दोगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। और अगर ये खर्चे ज्यादा हो गए और ये इनकम कम हो गए तो फिर क्या आ जाएगा आपका? नेट लॉस। तो आप टोटल जोड़ के देखिए किस साइड का ज्यादा आ रहा है? 28,400। क्रेडिट साइड का टोटल जो रहा 73,800। डेबिट साइड का ये सारे खर्चे का मैंने जब टोटल किया तो आया 45,400। घटाने पे कितना आएगा? 28,400। तो ये 28,400 आपका क्या हो गया? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 28,400 किसमें? 1,62,000 जो कैपिटल है, तो प्लस करने पे आ जाएगा आपका 1,90,400 रुपये। इतनी कैपिटल, इसमें से 12,000 रुपये आपने विड्रॉ कर लिया, अपने पर्सनल पर्पस के लिए ले गए। तो अब आपकी टोटल कैपिटल कितनी बची है? 1,78,400। ये जोड़ लीजिए, 43,000 रुपये क्रेडिटर का और 30,000 रुपये लोन का, तो 2,51,400। इसका मतलब एसेट साइड का भी इतना ही आना चाहिए। टोटल करिए आप, इसका कितना आ रहा है? आ रहा है आपका 2,51,400, मतलब बराबर। कमाल है ना। स्टूडेंट लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, बैलेंस शीट टैली नहीं होता, टैली नहीं होता, टैली नहीं होता। एक ही बार में हमारा बैलेंस शीट जो है वो टैली हो गया है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर आप भी वैसे ही अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 100%
मुझे उम्मीद है कि आपका भी बैलेंस शीट जो है वो एक ही बार में टैली हो जाएगा। बशर्ते कोई भी चीज़ का जो है कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट, उस चीज़ का मतलब अगर अच्छे से मालूम है तो कितने भी खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन है आप आसानी से कर सकते हैं। बट अगर उसका कॉन्सेप्ट ही अगर आपको मालूम नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगा। रटने की कोशिश करेंगे कि अच्छा वेजेस एंड सैलरी तो यहाँ आता है, सैलरी यहाँ आता है, आप कंफ्यूज हो जाएगा कभी कि वेजेस सैलरी, सैलरी एंड वेजेस। तो इस तरह का कंफ्यूजन ना दिमाग में रख लेके आए। जो भी चीज़ है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। जितना मैं बता रहा हूँ बस आपको उतना ही प्रैक्टिस करना है, आपके लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों आज ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन क्लास था। अगले क्लास से हम एडजस्टमेंट का मतलब समझेंगे। एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारा हम अगले क्लास से शुरू करते हैं। इसके मैं 13 से 14 लेक्चर लगाने वाला हूं। 13 से 14 लेक्चर लेके आऊंगा। फाइनल अकाउंट का पूरा कंप्लीट होगा। ये क्लास 11th और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इन दोनों के लिए ये लेक्चर पूरा 13 से 14 में लेके आ रहा हूं। दोनों में सिलेबस सेम है लगभग। बीकॉम के लिए थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आता है तो वो आगे धीरे धीरे, उसके लिए तो बेसिक जरूरी है ना, बिना इसके तो हम वो कर ही नहीं सकते। तो दोनों के लिए सेम है। आपको अगर मेरी ये पूरा समझ में आता है पूरा पढ़ाया हुआ तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आपका कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। क्योंकि अगर आपको सच में मैं जो पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर आपको सच में अच्छे से समझ में आ रहा है तो मुझे और वीडियो जल्दी जल्दी ये लेक्चर लेके आने में भी मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट जरूर करिए, चाहे जैसा भी हो जरूर बताने की कोशिश करिए। अगर कोई कमी है तो वो भी बताइए, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।